प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम के आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल हल करेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल अक्सर एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, उसमें पहला प्रश्न जो है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए और अगर इसका द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसमें दिया भी है कि 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो आगे प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए वो ये कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रश्न में जो दिया है वह है दूरी। एस जो दे रखी है वो है 400 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें समय दिया है। आगे प्रश्नों को हल करते समय जो जो हमें दिया होता है वह हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमें ज्ञात करना होता है वह लिखते हैं। क्योंकि ट्रक विरामावस्था से लुढ़कना शुरू करता है इसलिए प्रारंभिक वेग u जो होगा वह 0 होगा और त्वरण a हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो इन सब को देखते हुए हमने गति चैप्टर में जो 3 हमने समीकरण पढ़े थे, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as। इन समीकरणों का में से किसी एक समीकरण का हम यूज करेंगे और हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार से सवाल में हमें जो दिया गया होता है और जो हमें निकालना होता है। तो इस तरीके से जब हम इनको एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि क्योंकि हमें अंतिम वेग दिया नहीं है और त्वरण हमें निकालना है, इसलिए अंतिम वेग वाला पहला और तीसरा इक्वेशन इसमें नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम वेग दिया नहीं है। तो हम सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at स्क्वायर से सबसे पहले हम त्वरण निकालेंगे। तो s की जगह हम वैल्यू रख देंगे, u 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, + ½ a हमें निकालना है और t है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 400 = ये पूरा पद 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है। और ये आ जाएगा आपका 1/2 × a और 20 को 20 से गुणा करके 400, 20 का वर्ग। ठीक है, तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो 200, तो 200 a आ जाएगा। तो हम a निकालेंगे तो 400/200, क्योंकि a को निकालने के लिए 200 400 के बट्टे में जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा त्वरण निकल गया। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमें निकालना था त्वरण वो हमें निकल गया। अब हमें जो अगली चीज़ उसमें निकालनी है वो है इसका बल। ठीक है, ट्रक का जो द्रव्यमान है वो 7 मीट्रिक टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमें पता है, ये हम जानते हैं कि बल F = m × F = m × a होता है। ठीक है, तो बल हमें निकालना है, F = m जो द्रव्यमान है वो 7 मीट्रिक टन है और त्वरण जो है हमारा अभी आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो हम इसको किलोग्राम में बदल देंगे और 2 हम त्वरण की जगह रखेंगे। तो ये हमारा आ गया 7000 × 2। ठीक है, तो 7000 × 2 कितना हो गया हमारा 14,000 न्यूटन। ये हमारा बल का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो m को है वो हम मीट्रिक टन में नहीं रखेंगे, m को हम द्रव्यमान में रखेंगे। तो द्रव्यमान में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो m की वैल्यू मीट्रिक टन में है उसको 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो किलोग्राम में हम वैल्यू सबमिट करेंगे। तो 14000 न्यूटन हमारा ट्रक पर लगने वाला बल निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर है जिस पर 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग लग रहा है, प्रारंभिक वेग, और वह जमी हुई झील के ऊपर पत्थर को फेंका जाता है और पत्थर झील के अंदर 50 मीटर धंस जाता है और उसके बाद रुक जाता है। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बल निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्वरण की जरूरत होगी, क्योंकि बल F बराबर m इंटू ए होता है। इसलिए जब हम त्वरण को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम इस सवाल में जो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पत्थर है, पत्थर का द्रव्यमान m जो है वो 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये तो द्रव्यमान हो गया। और प्रारंभिक वेग u 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कुछ हमें दे रखा है वो सब हम पहले उतार लेते हैं। ठीक है, और अंतिम वेग भी 0 है, क्योंकि पत्थर अंत में रुक जाता है। याद रखना, अगर वो कह रहे हैं कि पत्थर अंत में रुक जाता है तो इसका मतलब पत्थर का अंतिम वेग 0 हो गया। ठीक है, और अगला जो हमें बल निकालना है, बल, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो F होता है वो m इंटू ए होता है। तो m तो हमें पता है, लेकिन a नहीं पता। तो a के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि इस पूरे सवाल में आप देख रहे हो कि हमें t नहीं दे रखा है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि गति के किस समीकरण को हम लगाएं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है इस तरीके से कि जो जो दिया है उसमें आप देखिए कहीं भी आपको t नहीं दिख रहा होगा। तो अगर t नहीं दिया है तो t वाले समीकरण हम नहीं लगाएंगे, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी नहीं लगाएंगे और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो u v तो हमें पता है 0 है अंतिम वेग, और u हमारा है 20 का वर्ग प्लस 2 इंटू ए हमें निकालना है, और s जो है वो 50 मीटर है। ठीक है, 50 मीटर पत्थर जो है वो अंदर धंसता है। ठीक है, तो ये हमारी जो दूरी है s वो सवाल में दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर दे रखी है। तो अब 20 का वर्ग हो गया हमारा 400 प्लस 2 इंटू 50 100 a। तो अगर हम 100 a को इस ओर लाते हैं तो ये -100 a 400 हो जाएगा। यहाँ पे 100 a इधर पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएगा, -100 a इक्वल टू 400। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन -100। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा त्वरण आ गया। माइनस में इसलिए आया क्योंकि इसने पत्थर के वेग को कम कर दिया। तो वेग को जब त्वरण कम करता है तो हम उसे अवमंदन कहते हैं, और अवमंदन माइनस चिन्ह में आता है। ठीक है, अब हमें निकालना है F इक्वल टू m इंटू ए। m हमें पता है 1 kg है और a हमारा है -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा -4 न्यूटन ये हमारा बल आ गया, जो कि पत्थर पर बर्फ के द्वारा पत्थर पर लगाया जाता है, तथा बर्फ तथा पत्थर के बीच कितने न्यूटन का बल लगा, 4 न्यूटन का। बर्फ पत्थर पर बल लगाएगी इसीलिए पत्थर रुक जाएगा, वरना पत्थर झील की अंदर तली तक जाता, लेकिन बर्फ ने उस पर बल लगाया विपरीत दिशा में, इसलिए पत्थर जो है वह 50 मीटर अंदर जाने के बाद रुक गया। तो बर्फ तथा पत्थर के बीच 4 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे। जब आप इन्हें बार बार देखोगे तो आपके ये समझ में आएंगे। अब हमारा अगला सवाल है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी और लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। ये हमारा अगला सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि हमें क्या क्या दिया है। तो इस सवाल में हमें द्रव्यमान दिया है गोली का। तो ये गोली है जो
कितने मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाती है? 150 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाती है और एक लकड़ी के गुटके में धंस जाती है। ठीक है, तो लकड़ी के गुटके में ये गोली धंस जाती है 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए। तो हमें क्या निकालना है इसमें कि जो गोली है वो अंदर जाने के बाद 0.03 सेकंड में रुक जाती है, क्योंकि लकड़ी गोली पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी, इसलिए गोली कुछ समय अंदर तक धंसेगी, उसके बाद रुक जाएगी। और वो कितने समय तक चली है? 0.03 सेकंड तक, उसके बाद रुक गई है। तो हमें ये निकालना है कि वो लकड़ी के गुटके को कितने अंदर तक भेदेगी और लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाएगी बल, यानी F = m/a निकालना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में क्या देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। तो हमें सबसे पहले दिया है गोली का द्रव्यमान। गोली का द्रव्यमान दिया है, कितना है? 10 ग्राम। तो हम इसको किलोग्राम में बदल देंगे, क्योंकि हम जब वैल्यू सबमिट करते हैं तो SI पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। तो हम इसको किलोग्राम में बदल देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? गोली का द्रव्यमान आ गया। ठीक है, 10 ग्राम यानी 10/1000 क्या आ गया हमारा? 10/1000 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.01 किलोग्राम। ठीक है, ये तो गोली का द्रव्यमान आ गया। अब गोली का प्रारंभिक वेग, गोली का जो प्रारंभिक वेग u हम निकालेंगे तो u हमारा 150 मीटर प्रति सेकंड, इस वेग से गोली अंदर गई है। ठीक है, और हमें समय पता है t 0.03 सेकंड, और अंत में गोली रुक जाती है, इसलिए v 0 है। जो हमारा अंतिम वेग है वह भी 0 है। ठीक है, अंत में गोली रुक जाती है, अंतिम वेग 0 है। अब हमें जो निकालना है वह है त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए हम गति का प्रथम समीकरण भी निकाल सकते हैं, v = u + at, क्योंकि इस वाले सवाल में हमें अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, सब दिया हुआ है। अंतिम वेग भी दिया है, प्रारंभिक वेग भी दिया है और त्वरण निकालना है, समय भी दिया है। तो v अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक 150 है, a हमें निकालना है, t हमें 0.03 सेकंड दिया है। तो a × 0.03 सेकंड को अगर हम वहीं रहने दें तो 150 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम पक्षांतर 150 का कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद a = हो जाएगा -150/0.03। तो अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो 150 पे 2 0 बढ़ेंगे /3, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। ठीक है, क्योंकि गोली है, गोली की स्पीड बहुत अधिक होती है। अगर गोली को रोकना है तो उस पर विपरीत दिशा में लकड़ी के गुटके द्वारा त्वरण लगेगा, विपरीत दिशा में, जो गोली की गति को कम कर देगा, और वह होगा -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा त्वरण आ गया। अब हमें निकालना है बल। तो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बल से पहले हमें यह भी निकालना है कि गोली उसको कितने अंदर तक भेदेगी, यानी कि S निकालना है। तो S = ut + ½ at² से हम वैल्यू रखेंगे। u हब हमें पता है 150 गुणा 0.03 समय हो गया, प्लस ½ ये 5000 हो गया। अभी हमने इसको निकाल दिया है त्वरण को, और इंटू 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समय है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इन दोनों को गुणा करके हमारा आ गया, ठीक है, 15 × 3 45 हो गया, 450, और इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 4.5 हो जाएगा। और -2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2500, ठीक है, 2500 आ जाएगा। और गुणा इन दोनों का जो हम इसका 3 3 जा 9 होता है, तो दशमलव अंक है, तो 4 बार हमारे 3 0 के बाद 9 आएगा इसका जब वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे 4.5 माइनस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा होगा 2.25।
तो जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.25 मीटर। तो गोली लकड़ी के गुटके को 2.25 मीटर तक अंदर धंसेगी, छेद कर देगी लकड़ी के गुटके पर और उसके बाद रुक जाएगी। और अंत में जो हमें निकालना है वो है बल, F = m/a। तो m हमें पता है 0.01 है किलोग्राम में बदलने के बाद, और त्वरण है 5000। तो ये हमारा आ जाएगा इन दोनों को गुणा करने के बाद 50 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा बल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बल का सिर्फ हम यहाँ पर परिमाण बता रहे हैं, अगर हम दिशा भी बताएंगे तो त्वरण हमारा माइनस में लगेगा, तो तब हमारा -50 न्यूटन आएगा ये, और वो आएगा लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर विपरीत दिशा में जो बल लगाया गया है वह आएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है ये हमारा है 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले तथा बाद के संवेगों की गणना कीजिए और उस बल के परिणाम की गणना कीजिए जो वस्तु पर आरोपित है। तो हमें क्या निकालना है, हमें वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम संवेग निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें दिया है वो 100 ग्राम की द्रव्यमान, m = जो हमारा है 100 किलोग्राम की वस्तु है, t = 6 सेकेंड है। इस 6 सेकेंड में वस्तु का प्रारंभिक वेग u जो है पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड था, और फिर अंतिम वेग जो v है वो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग है हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग है हमारा 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाता है। और वस्तु है 100 किलोग्राम की, समय है 6 सेकेंड जिसमें कि ये उनका द्रव्यमान हुआ है। तो हमें वस्तु के पहले तथा बाद के संवेग निकालना है। तो वस्तु का जो प्रारंभिक संवेग होगा, वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1, प्रारंभिक संवेग को हम P1 ले लेते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, वह आपको पता है। तो प्रारंभिक है तो प्रारंभिक वेग लगाएंगे 100 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला हमने निकालना है वस्तु का अंतिम संवेग। अंतिम संवेग में अंतिम वेग लगाएंगे, प्रारंभिक संवेग में प्रारंभिक वेग लगाएंगे। तो अंतिम संवेग जो P2 होगा वो m × v होगा। ठीक है, तो m हमारा अब भी वही है, वस्तु वही है 100, लेकिन अंतिम वेग 8 हो गया, तो ये हो गया 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें जो इसमें निकालना है कि वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना। तो वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की तो हमने गणना कर ली है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, बल। तो जो बल होता है, अब हमें बल निकालना है इस पर। तो बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन बट्टे बल का एक सूत्र ये भी होता है, संवेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन कितने का हुआ, 800 पहले था, पहले 500 था, बाद में 800 हो गया, तो 300 का परिवर्तन हो गया 6 सेकंड में। ठीक है, तो ये 800 में से 500 हो गया 300/6, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ये हमारा बल हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, तो बल निकालना था, बल की भी गणना करनी थी जो वस्तु पर लगा है। तो वह है हमारा बल बराबर संवेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो संवेग में परिवर्तन कितने का हुआ, पहले 500 था, फिर 800 हो गया, तो 300 का अंतर हुआ। 300 के परिवर्तन का बट्टे समय 6 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे, तो ये 50 न्यूटन हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, अगला क्वेश्चन है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना कीजिए और त्वरण को हमने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, क्योंकि त्वरण जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो तब हम पृथ्वी का त्वरण लेते हैं g, और g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और अगर इस प्रश्न में हमें 10 नहीं दिया होता, अगर उन्होंने परिकलन के लिए त्वरण का मान 10 यूज किए, जी नहीं दिया होता, तो हमें g की वैल्यू 9.8, क्योंकि
जो जी की वैल्यू है, जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है तो हम वहाँ पर त्वरण जी को यूज करते हैं और जी की वैल्यू 9.8 होती है। लेकिन इस सवाल में हमको सुविधा के लिए कह रखा है कि जी को आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं, मैंने आपको बताया था कि सवाल में सबसे पहले जो चीज़ें दी होती हैं वो हम पहले लगते हैं। तो सबसे पहले हमें घंटी का द्रव्यमान दे रखा एम, वो है 10 किलोग्राम। ठीक है, ये तो घंटी का द्रव्यमान हो गया। और 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई, अगर हम पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है तो हम ऊंचाई लेते हैं, उससे हम दूरी भी कह सकते हैं, h या s। ठीक है, कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं। तो वो हमारी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो SI पद्धति में दूरी का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सवाल हल करने से पहले हमें सारी राशियों को SI पद्धति में उनके मात्रक के अनुसार कन्वर्ट करना पड़ता है। तो m तो किलोग्राम में पहले से ही दिया है, लेकिन दूरी सेंटीमीटर में दी थी तो जो हमने मीटर में चेंज कर ली। ठीक है, और त्वरण भी दे रखा है। त्वरण A जो है हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है सवाल में कि हम इसे यूज करें। और क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो गिरते समय जो वस्तु है, जिससे कि इसमें वस्तु घंटी है, का प्रारंभिक वेग, क्योंकि ऊपर से कोई वस्तु जब गिरती है तो उसे कोई वेग देने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप पृथ्वी की ओर गिरती है। तो प्रारंभिक वेग u उसका 0 होता है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि वस्तु का फर्श पर स्थानांतरित संवेग। तो संवेग जो होता है, हमें संवेग निकालना है, तो संवेग जो होता है P इक्वल टू m इंटू वी होता है। ठीक है, तो यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग फर्श से टकराते समय। तो द्रव्यमान तो हमें पता है, लेकिन हमें वेग नहीं पता। तो वेग निकालने के लिए हम गति का थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन ही क्यों यूज किया, क्योंकि हमें t नहीं दे रखा, और अगर t नहीं दिया हो तो फिर पहले और दूसरे समीकरण को हम यूज नहीं कर सकते। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में भी t है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में भी t है, और t हमें दिया नहीं है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। और थर्ड इक्वेशन यूज करके हम v निकालेंगे, अंतिम वेग, फर्श से टकराते समय का वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग तो 0 है ही घंटी का, और 2 इंटू ए 10 है, और दूरी 0.8 है। ठीक है, तो इनको हम जब गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 20 गुणा 0.8, तो ये आ जाएगा हमारा 160, और उसमें हम एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 16 होता है। तो ये हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √16। अगर हम किसी संख्या का वर्ग जानते हैं 16 है, तो संख्या निकालने के लिए हमें उसका वर्गमूल 4 निकालना होता है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो हमें अंतिम वेग हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब हमें निकालना है कि फर्श पर स्थानांतरित संवेग, तो संवेग निकालना है हमें। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था संवेग p इक्वल टू m इंटू वी होता है, क्योंकि प्रारंभिक संवेग तो 0 ही है, और अंतिम संवेग जो होगा वो m इंटू वी करके आएगा। m हमारा है 10 और v हमने अभी निकाला 4, तो ये जाएगा 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्श पर स्थानांतरित संवेग। ठीक है, फर्श पर स्थानांतरित संवेग हमारा निकल गया। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन्हें समझना है और समझ करके अपने नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको समझने का तरीका मेरा पसंद आया तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इनको बार बार देखें और समझने का प्रयास करें।
और अगले लेक्चर में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर समझाऊंगी।